वो फालतू है, मतलब कोई सॉरी ये लाइन नहीं बोला था मैंने। ठीक है, आप उसको कट कर देंगे। क्या पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर, क्योंकि किसी नवाबजादे को उन्होंने उठा लिया, ड्रंक एंड ड्राइव में था, चालान काट दिया तो सस्पेंड हो गए। क्या उनके साथ गलत नहीं होता है? Hello everyone, welcome to Promo Solution Let's Be Real podcast powered by Praxis Tech Solutions. आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो हर किसी की लाइफ को अफेक्ट करता है, विच इज लॉ, बट नॉट थ्योरेटिकल, एक सिंपल और रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में। हमारे साथ है द अटॉर्नी के फाउंडर मिस्टर उज्जवल आशुतोष। द अटॉर्नी एक पर्पस ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जो अवेयरनेस को ग्रास रूट लेवल पे एक्सेसिबल बनाने का मिशन रखता है। ये सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन नहीं है, एक नया पर्सपेक्टिव है। लेट्स ड्राइव इन। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि द अटॉर्नी शुरू करने का विजन क्या है आपका? सो आई हैव रिपीटेडली ऑब्जर्व दिस पैटर्न कि हमारे यहाँ जब डैमेज हो जाता है, लाइक इफ यू से इट कि इट्स अ रिएक्टिव एक्शन देन प्रिवेंटिव। लेट्स से जब लोगों के पास समस्याएं आ जाती है और वो बुरा फंस जाते हैं, तब वो हमारे पास अप्रोच करते हैं। और जब हम सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं तो दे आर ऑफ द नोशन दैट इफ़ आई वुड हैव नोन दिस थिंग अर्लियर, तो फिर ये चीज़ें होती ही नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो, क्योंकि हर केस एक दूसरे से अलग होता है, जो मेरे लिए पर्टिकुलरली जिसके पीछे ये विज़न आया है या फिर हम जो हमारी टीम स्ट्राइव कर रही है, वो एक बहुत क्रूशियल केस था फ्रॉम वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। वहाँ पे देयर वाज अ माइनर, एक और माइनर के पास क्या होता है, यू कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड अग्रीमेंट विद अ माइनर। उनका कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था जो भी दिया गया, उनसे कंसेंट लिया गया। कंसेंट ऑफ अ माइनर विदाउट अ लीगल गार्डियन, आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते हो। और उसमें क्या हुआ कि उनका घर तोड़ दिया गया और फिर उनको मतलब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ प्रॉपर्टी का कि ज़मीन किसी और के नाम पे, मकान उनके दूसरे भाई को दे दिया गया और सारी चीज़ें। तो जब उनका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे तो उन्होंने जब ये कहा कि इफ़ आई वुड हैव नोन दिस थिंग अर्लियर आई वुड नॉट डन इट, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रही। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विस कमेटी है, स्टेट लीगल सर्विस कमेटी है, नेशनल लीगल सर्विस कमेटी है, अवेयरनेस पे भी काम हो रहा है, बट कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पा रहा है या वो अप्रोच नहीं बिल्ड हो पा रहा है जहाँ पे ये चीज़ें प्रिवेंटिव वे में ऑपरेट कर पाए। रिएक्टिव है अभी भी। सो दैट वाज द रीजन बिहाइंड स्टार्टिंग द अटॉर्नी. So it is related to a specific incident, right? Your personal experience. There are a lot of incidents. This particular case triggered it. Okay. I can say there are a lot of cases. I mean, all cases are different from one another, but this was the incident which triggered me, and जो vision है वो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा inspired हुआ. So द अटॉर्नी में हम ऐसा क्या कर रहे हैं, जैसे अभी आपने अपना इंसिडेंट शेयर किया कि जो अवेयरनेस नहीं है लीगल चीज़ों के बारे में, तो उनके लिए अवेयरनेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? So the basic concept is very simple. Legal awareness should not be privileged. It should be accessible to all. देखिए स्कूल्स में जो लॉ स्कूल्स पर्टिकुलरली, वहाँ पे लीगल एड सोसाइटीज़ होती हैं और कहीं ना कहीं वो अपने तरीके से एफर्ट डालते भी हैं, बट एक्सेसिबिलिटी की जब बात आती है वहाँ पे वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड। और पर्टिकुलरली जब लीगल ट्रबल स्टार्ट होता है तो भगवान से पहले लोगों को वकील की याद आती है, राइट? और ये जब तक एक्सेसिबल नहीं हुआ ग्रास रूट लेवल पे, माधव मेनन कई बार कहा करते थे कि आई केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और माय टीम केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी टू स्ट्रेंथन द लिटिगेशन सेक्टर, बट व्हाट्स द रियलिटी वी नो। तो कहीं ना कहीं ग्रास रूट पे ये एक्सेस मिसिंग है। लोगों के पास एक सही सलाह, एक सही वकील की कहीं ना कहीं एक कमी है, एक सही अप्रोच की कमी है। ओके, तो द अटॉर्नी फिलिंग द गैप। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू फिल दैट। ओके, सो जब आपने द अटॉर्नी स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या है? अवेयरनेस करने में, लोगों को कन्विंस करने में, या फिर लाइक व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू? सी इनिशियली हमें लगा था कि लोगों को कन्विंस करना मुश्किल होगा, लाइक इफ वी आर गोइंग अहेड विद द कैंप। लोग स्केप्टिकल नो डाउट होते हैं कि व्हाई दे आर कमिंग, व्हाट इज देयर आई मीन इंटरेस्ट इन इट, what are they getting out of it? Yes, होता है नो डाउट। लेकिन ये हमारे लिए चैलेंज नहीं था बिकॉज हमारा मोटिव, इंटेंशन और विजन बहुत क्लियर था। हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था उन एडवोकेट्स की लिस्ट तैयार करना। लेट्स से आई वाज टॉकिंग अबाउट एन इंसिडेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। आई एम सिटिंग इन दिल्ली, until unless I have a team there
a team of young advocates with somebody experienced enough to support that a team of young advocates who are building their career. उन टीम को तैयार करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, इस विजन को समझाना, बिकॉज एवरीबडी, आई मीन एक तो लिटिगेशन में जो पे की सिचुएशन है, एवरीबडी इज वेल अवेयर ऑफ दैट. तो उन टीम को कन्विंस करना प्रो बोनो एक्टिविटीज के लिए, वेयर दे आर नॉट सपोज टू टेक अ सिंगल पेनी फ्रॉम द क्लाइंट बिकॉज दे आर नॉट इन अ सिचुएशन टू पे यू, राइट. लेट्स से एक माइनर है जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसका घर तोड़ दिया गया है, उसको जमीन से निकाल दिया गया है, उसके पास ये सिचुएशन ही नहीं है कि वो कोर्ट फी भी आपको वेलफेयर फी दे पाए, राइट. तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था टीम तैयार करना. एंड आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट इनफ कि आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स एंड टेक्निकली वी आर बिल्डिंग रियली गुड टीम. व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट कि अभी भी जो हमारे कम्युनिटी हैं, इस तरीके जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी हैं, उनके पास अवेयरनेस की कमी क्यों है, जबकि उनके लिए लॉ एग्जिस्ट करता है वहाँ के? राइट. सो इसमें अगर आप देखेंगे तो दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं. अगर आप इसको अगर रूटीन को समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है, तो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, दूसरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. अगर हम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की बात करें तो द लैंग्वेज ऑफ लॉ, ये लोगों के क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है कि आम आदमी के पहुंच से अभी भी बाहर है. मतलब एक DU के सिलेबस में मैं माधवा मेनन साहब का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत अच्छे इस इशू को इलेबोरेट किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हम अगर साइकोलॉजिकल रीज़न की बात करते हैं, तो इसमें चाणक्य ने एक बात कही थी कि जब हम गंदगी के साथ बहुत समय रह लेते हैं तो हमें गंदगी की आदत हो जाती है. लेट्स से टॉकिंग अबाउट द अगर लेट्स से ट्रैफिक पॉलिसी है, वो आपका को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वी फील लाइक कि इसको 100 रुपये पकड़ाना ज़्यादा आसान है रादर दैन जाके कोर्ट में चालान क्लियर करवाना या लोक अदालत में क्लियर करना, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. वहाँ पे हम 100 रुपये देना हमारे लिए ज़्यादा आसान रहता है. तो ये साइकोलॉजिकली हम लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट कर चुके हैं इस प्रॉब्लम के साथ. तो ये जो दो मेजर प्रॉब्लम है, एक स्ट्रक्चरल हो गया, एक साइकोलॉजिकल, ये इम्पैक्ट कर रहा है. ओके, दैट मीन्स कि लोग इजी वे ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं rather than सही रास्ता ढूंढने की जगह. क्योंकि एक्सेसिबिलिटी इज अ मेजर कंसर्न. बट अकॉर्डिंग टू यू, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक्सेसिबिलिटी की इशू नहीं है, ट्रस्ट का भी इशू है लीगल सिस्टम पे? नो डाउट, एट टाइम्स ऐसा होता है. लेट्स से अगर ट्रस्ट का डेफिसिट इस सिस्टम में डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, और इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं. लेट्स से डिले प्रोसीजर, लाइक अगर आपने सुना हो, कई बार कहा गया है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, राइट. अब प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी इतना ज़्यादा होती है कि लोगों के लिए मतलब डे टू डे उसको फॉलो अप कर पाना, प्लस एडवोकेट्स के पास इतने केसेस होते हैं, या फिर मतलब लेट्स से इसमें मैं एडवोकेट्स को इसलिए ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि आई हैव बीन इन द प्रैक्टिस. जो मैंने देखा है सिनेरियो, सुबह 10 से 5 आपको कोर्ट में रहना है, फिर उसके बाद क्लाइंट से आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करनी है, फिर आपको जो केसेस हैं उसको प्रिपेयर करना है, नेक्स्ट डे के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि केस फाइल पढ़ के जाना है नेक्स्ट डे के लिए. तो आपका इट्स अ 24 आवर जॉब. तो मैं लॉयर्स पे ये ब्लेम कभी भी नहीं डालूंगा. इट्स मोर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जो उनको एग्जॉस्ट कर देता है, एंड रादर दैन गोइंग फॉर द लिटिगेशन और बिलीविंग द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, दे गो फॉर द शॉर्टकट. एंड ट्रस्ट इशू तो हमारे में एग्जिस्ट करता है, नो डाउट. तो जैसा अभी आपने बोला जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाई, तो हम कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, हमारा इंडियन लॉ कैसे प्रायोरिटाइज करता है क्राइम्स को? बट कुछ क्राइम्स होते हैं जिसमें हम डिले नहीं कर सकते हैं, जैसे जो मीडिया में आ जाता है, उस क्राइम्स उस पे सब लोग बहुत ही प्रॉम्प्टली वर्क करते हैं, बट जो किसी की नज़र से दूर रहता है वो फिर फाइल्स में ही रह जाते हैं. तो इस पे आपका क्या मतलब थॉट है कि व्हाट इज दिस प्रोसेस लाइक? आई वोंट गो विथ योर स्टेटमेंट मच. रीज़न बीइंग, अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे चीफ ने एक रिमार्क दिया है सेंगर साहब के केस में, राइट. जो रिमार्क था कि मीडिया ट्रायल से हमें बचना चाहिए. एक लीगल प्रोसीजर है, वो फॉलो होना चाहिए. नहीं तो मीडिया ट्रायल में क्या होता है ना, इट्स मोर ऑफ द अग्रेशन, बिकॉज पीपल आर इन लॉट ऑफ ट्रबल्स. उनके पास इतनी समस्या है, उनको बस एक इशू दे दो आप, एंड दे विल सर्कुलेट इट ऑन सोशल मीडिया एवरीवेयर. और इसका ड्रॉबैक ये है कि इफ़ यू रिमेंबर वेटनरी डॉक्टर, शी वॉज गैंग रेप्ड एंड मर्डर इन हैदराबाद. और उसमें फेक इनकाउंटर हुआ था. एट टाइम्स लोगों ने उस पुलिस कॉप को जो है उनको हीरो बना दिया, हर जगह सोशल मीडिया पे चला दी. तो सोशल मीडिया ट्रायल से तो हमें बचना ही चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, पर्टिकुलरली आई विल अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़. उनके टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को वर्चुअल जो है
कोर्ट आपके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए. You know, why I chose to practice in Delhi is you have 7 district courts, you have the High Court, you have the Apex Court. The best part about Delhi is कि आपके फाइल्स, आपको सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स लेके दौड़ते नहीं रहना है, राइट? सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं. लोग, आपके जो क्लाइंट हैं, जो लिंक्स हैं, दैट इज एक्सेसिबल टू देम एज वेल, वेयर इन उनके मैटर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो घर बैठे उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं. जो कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है, सारी चीज़ें. तो एक्सेसिबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बस जो प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम ले रहा है, और ये डेफिनेटली एक कंसर्न है. लेट्स से अगर मैं मर गया, उसके दूसरे दिन मुझे जस्टिस मिल भी गया, तो जस्टिस मेरे लिए डिलीवर नहीं होगा, राइट? तो उस प्रोसेस पे हमें काम करने की जरूरत है. सो सर, जैसा आपने अभी मेंशन किया, मीडिया ट्रायल्स इज़ वेरी डेंजरस एंड सोशल मीडिया भी अभी इन्फ्लुएंसर भी विदाउट चेकिंग अ फैक्ट कुछ भी बोलते हैं. सो इट इज़ रिलेटेड टू आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच और समथिंग, और हाउ वी कैन यूज़ इट, a social media platform, to spread awareness about like legal system and legal rights. तो सोशल मीडिया को अगर आप देखेंगे तो डेमोक्रेटाइजिंग टूल में बहुत क्रूशियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्रिटिकल है इसकी. कई बार आपको बहुत ही डिलीजेंटली चीज़ों को करना होता है. अगर आप अभी देखेंगे जो मर्दानी 3 मूवी आई थी, और एक पैनिक का माहौल क्रिएट कर दिया गया सोशल मीडिया पे, क्योंकि ट्रेंडिंग इशू बन गया. Like every other influencer was posting it on the social media कि दिल्ली में लड़कियां गायब हो रही है, without even realizing how it is going to impact the mindset. I know people who are supposed to take admission in Delhi, they are not refraining because एक मतलब इस देश में अभी भी जो लड़कियों के पेरेंट्स होना जो है एक चैलेंज है. एंड अनफॉर्चुनेटली मतलब हमारे पूरे 28 स्टेट में 2 फीमेल चीफ मिनिस्टर्स हैं. उनके स्टेट में जो उनके रिमार्क्स होते हैं, राइट? अगर आपने आप नोटिस करेंगे कि ममता बनर्जी, उनका स्टेटमेंट था कि गर्ल्स शुड नॉट गो आउट ऑफ आफ्टर 8, राइट? लाइक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, राइट? आप जेंडर इक्वलिटी की बात करते हो, आप फेमिनिज्म की बात करते हो, सारी चीज़ें, आई मीन ये सब सेमिनार वेबिनार और सोशल मीडिया का इशू बन के रह जाता है. तो सेंसिटिव वे में इसको इस्तेमाल करना, एक एक्चुअल रियलिटी की तरफ लेके जाना, उस पर काम करना, सेंसिटाइज करना, और एक्चुअली उसको सेंसिटिव वे में ऑपरेट करना. नहीं तो इट विल बिकम एज डेंजरस एज अर्नब गोस्वामी और बरखा दत्त गोइंग फॉर द लाइव टेलीकास्ट ऑफ मुंबई टेरर अटैक. यू सी, आई अंडरस्टैंड कि लोग देख रहे थे, उनको भी देखना था, क्यूरियोसिटी थी कि मुंबई पे ताज पे टेरर अटैक हो रखा है, बट एट द सेम टाइम जो हैंडलर थे उनको मदद कर रहा था. तो सोशल मीडिया और द मीडिया, डेमोक्रेसी में इनका बहुत क्रूशियल रोल है. बट जो सेंसिबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, और उसके जो इम्पैक्ट होते हैं उसका ओनस लेने को कोई तैयार नहीं है. I agree to your point. Even my father, I lived in Delhi from past 9 years alone with my brother, my younger brother. But he called me after like this news ki okay, take care of yourself, take care of your brother. Like he called me like 10 times in a day. Like, are you okay? Everything is okay. Where are you? Send me the location. वही एक पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है. लाइक ये लोग सोचने को तैयार नहीं. फिर आप मेंटल हेल्थ पे सेमिनार कर लो, सिक्योरिटी पे सेमिनार वेबिनार कर लो, 100 बातें कर लो, कोई मतलब नहीं बनता है, राइट? आपको समझना होगा और इसका ओनस लेना होगा. इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसलिए हुआ है कि अगर आप देखेंगे कि बैक इन 2016 आफ्टर द डिमाइस ऑफ बाला साहेब ठाकरे, देयर वर 2 गर्ल्स who commented on I believe if I'm not wrong Facebook post that they were detained. और फिर श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का हमारे पास जो लैंडमार्क जजमेंट आया, उसके बाद सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 68A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया बिकॉज इट वाज कॉन्ट्ररी टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट? बट इसके बाद जो फ्लडिंग हुई है, जो सोशल मीडिया पे नॉलेज इन्फ्लुएंस के नाम पे जो चीज़ें आ रही है, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई साइटेशन नहीं है, कोई रेफरेंसेस नहीं है, तो जो सोशल मीडिया लर्निंग हो रही है ये बहुत डेंजरस हो रही है. और हम एक लाइव एग्जांपल देख रहे हैं, लाइक यू आर वन हु इज अफेक्टेड, राइट? एंड देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल जिनकी बात कभी कोई ना जान पाएगा, ना समझ पाएगा कि किस तरीके से उनको या उनके पेरेंट्स को, उनके करियर को साइकोलॉजिकली और प्रैक्टिकली कितना इम्पैक्ट हुआ है. ओके, तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया इज़ नॉट अ वेपन अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको यूज़ करें तो, राइट? सी, अगर हम वेपन की तरह भी देखें तो एक वेपन अगर एक सोल्जर के हाथ में हो और एक टेररिस्ट के हाथ में हो, तो आई मीन सेंसिबिलिटी, द पर्सन हु इज हैंडलिंग इट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसिबिलिटी डिसाइड करती है कि उसका इस्तेमाल कैसे होगा. तो मैं रेफर नहीं करूँगा अपने को कॉल इट अ वेपन, राइट?
अ वेपन टू डेमोक्रेटाइज थिंग्स, यू नो, स्वघोषित ही सही, लेकिन चौथा स्तंभ तो है हमारी डेमोक्रेसी का, राइट। और इसका जो रोल है बहुत सिग्निफिकेंट है, बट इसके इम्पैक्ट भी उतने क्रिटिकल है, और इस चीज़ को समझना होगा। अभी क्या हो रहा है कि विदाउट जर्नलिज्म, क्योंकि जर्नलिज्म में उनके जो एथिक्स होते हैं सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती है। नाउ एनीबडी विथ अ कैमरा एंड माइक इज अ जर्नलिस्ट, राइट। True. एंड यू गो टू द सोशल मीडिया, यू विल सी द इम्पैक्ट। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम नॉट अगेंस्ट, आई मीन आई अंडरस्टैंड कि कई सारे मुद्दे हैं जो ऐसे लोगों ने उठाए हैं, बट वो जो एथिकल इशू है, जो मेरा मेजर कंसर्न, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देयर वर्क, व्हाट आई एम क्रिटिसाइजिंग इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट, उनकी इनसेंसिबिलिटी की वजह से या उनकी अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से जो इम्पैक्ट होते हैं, उसका ओनर्स कौन लेगा या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है। ओके, सो अभी मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बारे में कि कोई भी एक आम स्टूडेंट जो नॉर्मल फैमिली से आता है या फिर आम सिटीजन को अगर लॉ के बारे में जानना है या उसके बारे में अवेयरनेस चाहिए, तो उसे कहाँ से कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? यू माइट फाइंड इट फनी, बट अगेन क्योंकि मैं बोलता हूँ तो लोग थोड़ा, मैंने जो मतलब देखा है लोगों के बीच में, वो थोड़ी इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। आपने 10th तक तो हम सबको सोशल साइंसेस, सिविक्स पढ़ना होता है। सिविक्स में अगर आप देखेंगे तो आपका जो इंडियन पॉलिटी को बहुत अच्छे से समझाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से समझाया गया है, फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से समझाया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात की गई है, लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। नॉट इन दैट, आई मीन there will always be a difference between a lawyer and a common man. Yeah. But again, what people fail to understand is कि we the people of India have given ourselves this constitution. ठीक है, लॉयर है वही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा नहीं, ये हम हैं, हमने खुद को जो है फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, हमने खुद को जो है सारे मतलब नो लॉ कैन बी इन कंट्री टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। हम वी आर लॉ फियरिंग पीपल। अगर मैं कॉपी करना चाहूँ वो ओ माई गॉड मूवी से, जहाँ पे कहते हैं कि वी आर नॉट गॉड लविंग पीपल, वी आर गॉड फियरिंग पीपल। सिमिलरली इन द फील्ड ऑफ लॉ आई वुड से कि वी आर नॉट लॉ लविंग पीपल, वी आर लॉ फियरिंग पीपल। वो माइंडसेट है, आप वर्दी देख के घबरा जाते हो, आप काला कोट से घबरा जाते हो, जबकि ये सारा सिस्टम, ये सारा मैकेनिज्म जो है, दैट इज देयर टू इंश्योर कि योर फंडामेंटल राइट्स ऑपरेट विथ operate in all the dimensions. Yes, you are right. So हमारी लाइफ में और बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ सिटीजन, क्वेश्चनिंग कितना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अभी हम देखते हैं स्टूडेंट हो या सिटीजन हो, क्वेश्चन करने से बहुत वो हेजिटेट करते हैं, घबराते हैं कि नहीं मुझे क्वेश्चन नहीं करना, आई शुड कीप क्वाइट एंड लिसन टू अदर्स कि क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उन पे। कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने कहा कि अरे कितना बोलती है, कितना सवाल करती है? कभी ऐसा हुआ है? यस। सी क्यूरियोसिटी हमारी वहीं मार दी जाती है, राइट। आप जब तक चीज़ों को सवाल नहीं करोगे, सवाल जो है वो विद्रोह नहीं होता है। आई मीन आस्किंग अ क्वेश्चन एंड रिवोल्टिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स इन टू डिफरेंट डायमेंशंस, राइट। अगर मैं अपने फैकल्टी से कोई सवाल पूछूं जस्ट बिकॉज आई एम क्यूरियस, इट माइट बी, आई मीन नो स्टूडेंट इज अ डम स्टूडेंट एंड नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, राइट। अगर कोई फैकल्टी बायसेस रखता है या प्रीजुडिसेस रखता है, तो इन माई लिमिटेड एक्सपीरियंस इज नॉट फिट टू बी फैकल्टी। एंड इफ आई एम अलाउड, तो जिस तरीके से जुडिशरी में, आई एम नॉट मच इन फेवर ऑफ जो जुडिशरी में 3 साल का प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दिया गया है, बट आई वॉन्ट कि जो फैकल्टी होते हैं ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करते हैं 1 साल का, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ लॉ, 1 साल के आप मास्टर्स के लिए जाते हैं, नेट करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको ये चीज़ नहीं पसंद आने वाली है, बट दिस इज अ फैक्ट, बिकॉज आई बिलीव कि आपके लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, वो बहुत जरूरी है। आप कभी कोर्ट में नहीं गए हो, आपको कोर्ट क्राफ्ट्स नहीं पता है, आपने इंटर्नशिप्स नहीं करी है, आपने मूड कोर्ट्स नहीं करे हैं, आपने डिबेट्स नहीं करे हैं। आपके बच्चे जो इन फील्ड्स में करना चाहते हैं, हर किसी को आप लॉयर या जज क्यों बनाना चाहते हो, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय क्यों बनाना चाहते हो? क्या वो पॉलिटिशियंस नहीं बन सकता? क्या वो सोशल वर्कर नहीं बन सकता? क्या वो थिंक टैंक्स में नहीं जा सकता? थिंक टैंक्स में आपको सोचना तो होगा। और हर बच्चे को, मतलब वी शुड नॉट आस्क फिश टू क्लाइम एंड मंकी टू स्विंग। बोलना बहुत आसान है, बट यही हो रहा है हमारे लॉ स्कूल्स में। ये पैटर्न है, ये करना है। एक बच्चे को 6 प्रोजेक्ट्स बनाने दे दो, एक प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिश होने लायक नहीं है। कितने बच्चों के पास क्या सिचुएशन है? जो एम्पेरिकल स्टडी है, जो डेमोग्राफी, आपस में पीयर सपोर्ट की बात होती है, इसकी होती है, तो वो बहुत मिसिंग है। सो आई बिलीव, मतलब जो है स्टार्ट करना होगा इनको फ्रॉम द ग्रास रूट एंड देन कंटिन्यू अकॉर्डिंगली। तो जो क्लास 8-9 से जो है सारी चीज़ें हमारे आसपास है,
हमें वहीं से स्टार्ट करना होगा, राइट, और फिर आगे ग्रो करना होगा। Even in every like not even in only in law but every education system, इसमें चाहे तो कोई डॉक्टर बनना चाहे या कुछ भी किसी भी फील्ड में जाना चाहे तो लोग डिग्री को ज़्यादा फोकस करते हैं एंड इन कंपेयर टू स्किल्स, राइट? तो यू आर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यू आर सेइंग दैट कि उन्हें प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो उस एस्पेक्ट में देना चाहिए जहाँ उनका इंटरेस्ट पार्ट है, ताकि वो प्रैक्टिकली उसका एक्सपोजर ले सके ग्रास रूट पे जाके सर्वे करके या इस तरीके से चीज़ें, राइट? सी डिग्री नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि आप जो है एक क्लासरूम एक्सपोजर, एक पीयर्स के साथ बैठना, बात करना, इंटरेक्ट करना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम जो ग्रास रूट एक्सपोजर है दैट इज़ मच नीडेड। आई मीन ये नहीं है कि एनीथिंग कैन इक्वेट टू दैट, बैलेंस बिटवीन द टू इज क्वाइट क्रूशियल, जो कि मिसिंग है somewhere. I feel, I mean, I always say कि I have a limited understanding and a limited experience. There is a lot that I have not learned so far, but again with my limited experience I can say कि आपको करना होगा, दोनों के बीच बैलेंस करना होगा, आपको डिग्री भी लेनी है, साथ ही साथ एक्सपोजर भी लेना है। ओके, सो अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्वेश्चनिंग, हम बात कर रहे थे क्वेश्चनिंग की, तो ये सिर्फ लॉयर का प्रोफेशन है या फिर ये हर सिटीजन का फंडामेंटल राइट है? इस पे आपका क्या ओपिनियन है? सी प्रोफेशनली इट्स अ वेपन ऑफ द लॉयर, एंड अगर आप सिविकली पूछें, अगर आप सिटीजन्स के बारे में पूछें, तो ये डेमोक्रेटिक राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है, राइट। ओके, मतलब आपको सवाल पूछने होंगे, यू नो, आपको एवरी सिंगल पर्सन। आई कैन बेट कि आधे लोगों को नहीं पता होगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन किन के एफर्ट्स की वजह से आई है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, अब किसी को परेशान करना है या कुछ परेशान हो गए तो राइट टू इन्फॉर्मेशन फाइल कर दो, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन की क्या नीड है, एक डेमोक्रेसी को कैसे ये स्ट्रेंथन करता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के पीछे जो लोग हैं जिन्होंने सालों स्ट्रगल किया है राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए या फिर इस लॉ को लाने के लिए, उसको उसकी ग्रेविटी को समझना होगा। सवाल पूछना, मैं हमेशा कहता हूँ, सवाल पूछना विद्रोह करना नहीं होता है, राइट। सवाल आपको करना होगा, आप ये आपको एज अ सिटीजन भी करना चाहिए, एज अ प्रोफेशनल भी करना चाहिए, एज अ लॉ स्टूडेंट भी करना चाहिए। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा फील करते हैं, ऐसा हमें सुनने को भी मिलता है कि अगर वो आवाज़ उठाते एक अनफेयर सिचुएशन के अगेंस्ट में, तो उनकी वॉइस को सप्रेस कर दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको किस तरीके से इसको रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना चाहिए, या मतलब क्या करना चाहिए उनको? देखिए, इमोशनल रिएक्शन जो है इट रेयरली सॉल्व्स एनी इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस, राइट। आई मीन रिस्पॉन्सिबल असर्शन इज मोर पावरफुल। अभी क्या हो जाता है कि अगर आप रेकलेस कन्फ्रंटेशन करते हो, आई मीन डोंट मेक प्रोटेस्ट हॉबी, राइट। कुछ हुआ तो डायरेक्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक प्रॉपर मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है, एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू एड्रेस करना होता है इशू को। जो आपके सीनियर्स हैं, आपके एलिमनी हैं, उनसे एक गाइडेंस लेना चाहिए। और मतलब होता है, मतलब एज अ वेपन यूज़ किया जाता है। लेट्स से इफ़ यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, आपके फैकल्टी आपको मार्क्स नहीं देते हैं, और मैंने आपको क्या कहा कि मतलब अगेन आई विल स्टेट अगेन, जो मैं इसमें बहुत ही फॉर्मली बिलीव करता हूँ कि मेरे बहुत ही लिमिटेड एक्सपीरियंस हैं, बहुत ही लिमिटेड लर्निंग्स हैं, बट जितना सीखा है उसमें ये जरूर जानता हूँ कि अगर किसी के पास कोई प्रेजुडिसेस हैं या फिर कोई अपने बच्चों को किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया की वजह से आउटकास्ट कर देता है, तो दे आर नॉट फिट टू बी फैकल्टी। फिर आप में और जो जात देख के बच्चों को नहीं बैठने देते, तो उसके उनकी सोच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो यू आर नॉट फिट टू बी गुरु, टू बी प्रिसाइज। सो वो चीज़ें हैं, तो आपको करना होगा। सवाल तो पूछना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगा कि लॉ स्कूल्स में पर्टिकुलरली जो गेट कीपिंग होती है या फिर जो चीज़ें होती है, उसमें एक सबसे क्रूशियल चीज़ ये हो जाता है कि लेट्स से देयर आर टू जेंडर्स प्रिसाइजली, थर्ड जेंडर हमने रिकग्नाइज किया है, लेकिन उतनी एक्सेसिबिलिटी हमने जो है इंक्लूसिविटी का माहौल हमने अपने लॉ स्कूल्स में नहीं बनाया है अभी तक। मतलब एज पर हो सकता है मेरे ग्रेजुएशन के बाद या मेरे इंट्रैक्शन के बाद हुआ हो, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग में फ़िलहाल नहीं है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप देखेंगे कि लड़कियों के लिए जो इन टाइम है, लड़कों के लिए जो इन टाइम है, वो डिफर करता है। आई मीन बॉयज़ आर अलाउड टू रोम अराउंड। अब क्या होगा कि आप इसको क्वेश्चन करोगे तो लड़कों को ही रोक दिया जाता है। आप सोचो कि आप लॉयर्स रेडी कर रहे हो, आई मीन आप एडवोकेट्स रेडी कर रहे हो हु आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड टुमारो। दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ, राइट। आप वुमेन के बारे में बात करते हो, वुमेन राइट्स बात करते हो, वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हो, राइट। फेमिनिज्म की ढेर सारी बातें करते हो, लेकिन
आप कैंपस के अंदर ही बायसेस हैं, राइट। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है NLU लखनऊ में जो है, वहाँ पे एक पिंजरा तोड़ आंदोलन हुआ था और फिर उसके बाद जो इन टाइम है उसको चेंज किया गया। तो मुझे लगता है कि फैकल्टी को इस पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए रादर दैन लॉ स्टूडेंट्स। ठीक है, बच्चे हैं, 12th पास करके आते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करेंगे, लेकिन यू आर देयर गार्डियन, यू आर देयर फैकल्टी, यू विल सेव देम। कल को वो कैसे एडवोकेट्स बनेंगे, ठीक है। अगर आप ही, इफ़ यू विल ब्रेक देयर कॉन्फिडेंस, इफ़ यू विल लुक डाउन अपॉन देम, तो वहाँ से फ्लरिश कैसे करेंगे, राइट। हम क्यों उंगली माल को जो है वाल्मीकि नहीं बनने देना चाहते हैं। अगर आप उंगली माल को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, अभी डकैत है, चोर है, जो भी चीज़ें हैं, तो वो कभी वाल्मीकि नहीं बन पाएगा। ट्रू। ठीक है, आपकी जो किरण बेदी हैं, अपार्ट फ्रॉम टोइंग द व्हीकल ऑफ इंदिरा गांधी, शी ऑल्सो बिकेम फेमस बिकॉज तिहाड़ में उन्होंने रिफॉर्मेटिव एक्शन लाया। तो रिफॉर्मेशन पे आपको काम करना होगा। तो सर, जैसा कि आपने मेंशन किया कि एक कॉलेज में स्टूडेंट को पिंजरा तोड़ आंदोलन करना पड़ा जस्ट टू इन आउट टाइमिंग के लिए, तो ऐसा ज़रूरी है कि स्टूडेंट को पहले ही ईयर में ऐसा माइंडसेट डेवलप कर लेना चाहिए कि इस तरीके के इशू को फेस ना करना पड़े या फिर इस तरीके के प्रोटेस्ट ना करना पड़े। पहले तो जो ये है कि कर लेना चाहिए, मैं मतलब बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ जो मैंडेटरी कर दे, क्योंकि ह्यूमन के साथ जो ग्रेसल्स का है, जो होमोसेपियंस हैं, वी हैव द, मतलब वो बौद्धिक और तार्किक क्षमता विकास करने की कैपेसिटी हम लोगों के पास है। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो है बच्चों के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ देना चाहिए। जैसे फीमेल है, वी कैन बी पार्ट ऑफ देयर अग्रेशन और प्रोटेस्ट, बट वी शुड नॉट स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग। तो वो जो आइडिया है उनको खुद से इनकलकेट करना होगा, उनको खुद अपने राइट्स के लिए स्टैंड करना होगा, उनको खुद उसके लिए बात करनी होगी। तो सी, इफ़ आई मे से, तो लॉ इज़ वेरी इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इमोशनली टफर, और वो ओवरनाइट नहीं होगा। आपको इस पर काम करना होगा और धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली फर्स्ट ईयर से आप चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं। मैंने आप अपने सीनियर से कनेक्ट करें, अपने पीयर्स से कनेक्ट करें और अपने एलुमनाई से कनेक्ट करें, चीज़ों को आसपास देखें, एनालाइज करें, क्वेश्चन करें और अकॉर्डिंगली उस पर एक्ट करें। तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस जो कि इवेंचुअली डेवलप हो जाता है। सो एक दो टिप्स जो उनको अपने माइंड में रखना चाहिए, इफ़ आप अपने एक्सपीरियंस से उनको देना चाहें कि अगर वो जा रहे हैं लॉ करने के लिए, तो उनके पास ये एक दो टिप्स तो हमेशा ही उनको माइंड में रखना ही रखना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है, एक तो कंपैरिजन फ्री होना चाहिए बहुत सारे फैक्टर में। जैसे अगर हम बात करें इक्वलिटी की बात करते हैं, तो देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, क्रेड, सेक्स, रीजन एंड रिलीजन। बट एट द सेम टाइम जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर लॉ स्कूल्स में आता जा रहा है। लेट्स से आपके पास कौन सा फ़ोन है, आप कौन से घड़ी पहन रहे हो, आप कॉलेज में गाड़ी रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, या फिर कैसे कपड़े पहन रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। आपको बहुत कंपैरिजन फ्री रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एज वेल। अगर आपको लगता है कि आपने किसी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा है, आप उस चीज़ को बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट के जो टीचर के रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि टीचर की भी अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज लर्निंग इज़ अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, हमें टीचर्स की ज़रूरत है। वी शुड हैव हाई रिगार्ड फॉर द प्रोफेशनल्स, बिकॉज वो अपनी पूरी जीवन जो है डेडिकेट कर देते हैं बच्चों के फ्यूचर को बनाने में। तो नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, बट अगेन आपको जो है इस पे काम करना चाहिए। आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में, लाइक लर्निंग में, या आपको हर दिन अपने ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। इवन अगर मैं इसको एक सेंटेंस में कहूँ, तो फोकस ऑन लर्निंग नॉट इम्प्रेसिंग, कि आपका लिंक्डइन कितना अच्छा जा रहा है, आपका CV कितना अच्छा जा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके पास कम्युनिकेशंस हैं, आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, तो यू विल मेक योर स्पेस फॉर श्योर। सो लॉ कॉलेज में एकेडमिक्स को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि इक्वली प्रैक्टिकल एक्सपोजर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए कॉलेज में ही? देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेडिशनल लॉ कॉलेज हैं वो थोड़ा थियरी हैवी है, राइट। प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, मतलब ट्रेडिशनल लॉ कॉलेज हैं। बट ट्रेंड्स के साथ, टाइम के साथ जो है कॉलेजेस भी पेसअप कर रही हैं, और मुझे लगता है एकेडमिक्स जो है दैट गिव्स यू द फाउंडेशन, राइट। और जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो आपको एप्लीकेशन देता है, राइट। आप लॉ पढ़ लेंगे, लेकिन लॉ का एप्लीकेशन कैसे होगा, वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर के थ्रू होगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट है, अभी आपके पास इंटर्नशिप्स के हैं, या फिर हर चीज़ को अगर आप देखेंगे, जितने तरह के लीगल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो कोई ना कोई आपके स्किल सेट्स बिल्ड कर रहे हैं। तो दोनों के बीच बैलेंस करना, कोर्ट रूम का एक्सपोजर लेना, इंटर्नशिप्स करना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से,
को देखना, फाइंड आउट करना, रिसर्च करना, पढ़ना, तो दोनों के बीच दोनों ही ज़रूरी है। थियरी भी ज़रूरी है, एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी ज़रूरी है। सो अकॉर्डिंग टू यू, एक लॉ स्टूडेंट को इनिशियल ईयर्स में क्या क्या, किस तरीके की प्रैक्टिकल एक्सपोजर को एक्सपीरियंस करना ही करना चाहिए? तो फॉर द लॉ स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली, सबसे पहले उनको जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ के प्रोफेसर्स के बैकग्राउंड को देख लेना चाहिए, उनके एक्सपर्टीज़ को देख लेना चाहिए, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स को देख लेना चाहिए। सबसे पर्सनल जो है टच बना लेना चाहिए बाय विजिटिंग देयर कैबिन चैम्बर्स, टेकिंग एन अपॉइंटमेंट ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट उससे ज़्यादा क्रूशियल होगा उनका इमीडिएट सीनियर के साथ कोहेरेंस होना, राइट, क्योंकि वो उनके साथ वो सबसे लंबे समय तक रहने वाले हैं। और फ्रॉम सेकेंड ईयर टू द फाइनल ईयर, जिस हिसाब से चाहे वो 3 ईयर में है या 5 ईयर में है, देख लें, उनके साथ एक कोहेरेंस बना के रखें, बिकॉज उनके सीनियर्स कुछ ना कुछ किसी के साथ कर रहे हो, चाहे वो इंटर्नशिप्स के टर्म में हो, प्लेसमेंट के टर्म्स में हो, कॉम्पिटिशन्स के टर्म में हो, तो उनके साथ एक कोहेरेंस बना के विदाउट इन्वॉल्विंग इनटू एनी कैंपस पॉलिटिक्स और डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज दैट विल सिंपली वेस्ट योर टाइम। आप फिर वो बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर एक क्लस्टर में हो जाते हो, उन्हीं के बीच में रहते हो और एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो। क्योंकि अभी अगर आप देखो क्लैट की अगर मैं बात करूँ या कई सारे लॉ कॉलेज की बात करूँ, दैट टेक्निकली गिव्स यू द एक्सपोजर ऑफ एंटायर इंडिया, बिकॉज सारे अलग अलग कल्चर के अलग अलग रीजन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, यू हैव एंटायर डेमोग्राफी देयर, आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, राइट। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर उनको अपने पीयर्स बिल्ड करने पे ध्यान देना चाहिए, कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने पे ध्यान देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट पढ़ना ऑब्वियसली उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ लॉ। फिर आपको ट्रायल कोर्ट के एक्सपोजर्स होने चाहिए, ड्राफ्टिंग के। अब डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में मत चले जाओ, पहले आप NGOs में जाओ, फोरम्स में जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाओ, ड्राफ्टिंग स्किल्स आप बिल्ड करो, लीगल एड क्लिनिक में काम करो, रिसर्च करना, रिसर्च टूल्स को इस्तेमाल करना सीखो। फिर मूट कोर्ट्स या जिस तरह के कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए। अच्छी टीम, क्योंकि आप टीम बिल्ड करते हो, टीम प्लेयर बनते हो, तो यही सारी चीज़ें हैं जिन पे बच्चों को अच्छे से ध्यान देना चाहिए। ओके, तो आपने ऑब्जर्व किया है कि CV बनाते वक्त स्टूडेंट किस तरीके की एक कॉमन मिस्टेक करते हैं? ओके, सो कई सारे बच्चे होते हैं जो 12th के बाद कॉलेज पहुंचते हैं और पहला चीज़ जो उन पे बॉम्बार्ड किया जाता है दैट इज़ CV, कि भाई CV बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि प्लेसमेंट लेना है, ये करना है, क्या करना है, सब करना है, मूड भी करना है, डिबेट भी करना है, सारी चीज़ें। और इस रस में कहीं ना कहीं वो बैलेंस करना भूल जाते हैं। तो मोर देन द क्वांटिटी, फोकस ऑन द क्वालिटी। हर कॉम्पिटिशन्स का, हर चीज़ का एक पर्पस है, उसको जाने, एक्सप्लोर करें। वो कहते हैं ना, भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप अपने पोटेंशियल को देखें। और मैं एक बहुत ही कंट्रेरी व्यू रखता हूँ। लोग कहते हैं कि आप अपने वीकनेसेस पे काम करें रादर दैन स्ट्रेंथ। मुझे लगता है कि आप स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम करें और आप अपने स्ट्रेंथ को इतना मजबूत कर लें कि आपको वो, आपके वीकनेस को वो ओवरशैडो कर जाए, राइट। तो अगर आप देखने लगेंगे, लेट्स से आई कम फ्रॉम द लास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ओके, आई मे बी वेरी इनोसेंट इन हिंदी, बट आई एम गुड एट कनेक्टिंग विद द पीपल, क्योंकि गाँव में रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना ये मेरी हैबिट में रहा। आई कैन ब्रेक द आइस किसी के साथ भी, राइट। सो दैट्स माई स्ट्रेंथ। सो मैं उस पर काम करूँगा और चीज़ों को आगे लेके जाऊँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इंग्लिश पे काम नहीं करूँगा, बिकॉज एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी रह जाता है कि इंग्लिश इज़ एलियन और फॉरेन लैंग्वेज फॉर लॉट ऑफ पीपल, राइट। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यस, अगर आपको इस प्रोफेशन में सस्टेन करना है, नॉट ओनली सस्टेन, आपको थ्राइव करना है, तो आपको करना पड़ेगा। आई मीन, यू डोंट हैव अ चॉइस। ओके, सो आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं इस पे कि कौन से ऐसे 2-3 स्टेप फॉलो करने चाहिए जब स्टूडेंट बना रहे हो अपना CV? अभी तो ये तो हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम के बारे में कि ये प्रॉब्लम वो फेस करते हैं और ऐसे वो भेड़ चाल में चलते हैं। वही मतलब उनको मैंने कहा ना, क्वालिटी से ज़्यादा, मतलब क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, राइट। अगर उनके रिसर्च पेपर हैं, अगर वो स्कोपस इंडेक्स जर्नल में है, ज़रूरी नहीं है कि आप 20 पेपर लिख रहे हो। अगर आपने 4 ही लिखे हैं लेकिन वो उनकी क्वालिटी ऐसी है कि वो सारे स्कोपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश्ड हैं, यू डोंट नीड टू गो फॉर 20+ जर्नल जस्ट टू फिल योर CV। 2 पेज का CV काफ़ी होता है, राइट। तो चीज़ों का एक्सपोजर लें। अगर आपने 1 मूड कोट किया, 2 किया और ढंग का किया तो काफ़ी होता है। तो क्वालिटी पे ध्यान दें, आप स्किल्स पे ध्यान दें, क्वालिटी पे ध्यान दें, रादर दैन कि मैंने इतने कर रखे, कोई मतलब नहीं है। सो अभी आपने मेंशन किया था लीगल एड एंड मूट कैंप्स के बारे में, तो ये लॉन्ग टर्म करियर के लिए एक स्टूडेंट को कैसे हेल्प करता है और किस तरीके से वो इम्पैक्ट छोड़ता है स्टूडेंट पे? देखिए, अगर हम मूट कोर्ट की ही बात करें तो आप एक
मिनिमम 3 लोगों की टीम होती है, 2 स्पीकर होते हैं, 1 रिसर्चर होते हैं। टीम बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ऑन एन एवरेज यही सिनेरियो रहता है। तो आप एक टीम प्लेयर बनते हैं, एक टीम के साथ 3 ग्रे सेल्स साथ में बैठे होते हैं, तो तीनों के साथ एक टीम प्लेयर बनते हैं। आप रिसर्च पे काम करते हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स बनती है, आपके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं बेहतर होते हैं। तो कोई भी कॉम्पिटिशन्स या कोई भी इवेंट जो है आपके अलग अलग स्किल्स को नर्चर करता है। देयर आर सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स जिस पे आपको काम करना है। ड्राफ्टिंग हो गया, आपका स्पीकिंग स्किल या कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, रिलायबिलिटी एज अ टीम प्लेयर, प्रोफेशनल कंडक्ट क्योंकि आपको कोर्ट रूम मैनर्स भी सीखना होता है, एंड कंसिस्टेंसी। राइट, दिस इज समथिंग विच आई बिलीव इज क्वाइट मिसिंग इन यंग प्रोफेशनल्स। कंसिस्टेंसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यही कुछ स्किल सेट्स हैं जो है आपको बहुत मदद करने जा रही है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू ग्रेड्स के अलावा ये सारी क्वालिटी एक स्टूडेंट को स्टैंड आउट करती है, राइट? राइट, तो टैलेंट जो है आपको समझना होगा, टैलेंट अट्रैक्ट्स अटेंशन। ट्रू। और टैलेंट नॉट इन दिस कि आपने कोई मूड को जीता है, आपने जो स्किल सेट नर्चर किया है, राइट, आपके स्किल्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं आपके टैलेंट को, राइट, नॉट द ट्रॉफी, नॉट द एंड रिजल्ट, राइट। इफ आई एम गुड एट रिसर्च, right, that is my skill set, that is my talent which I have derived out of participating in a particular competition, so focus on that talent. बहुत सारे टिप्स हमने अभी आपसे जाने नए स्टूडेंट के लिए और जो भी इस करियर में आना चाहते हैं, बट नाउ वी विल बैक टू द पॉइंट दैट अटॉर्नी एंड राइट्स के बारे में हम उसके बारे में कुछ अभी डिस्कस करेंगे, राइट? सो अकॉर्डिंग टू यू किसी भी एक स्टूडेंट या सिटीजन को कौन सा एक ऐसा राइट है उनका लीगल राइट जो उनको पता ही होना चाहिए? देयर इज नो अदर ऑप्शन, वो नेसेसिटी होनी चाहिए कि उनको पता होना ही होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपको पता होने ही चाहिए। आपके मूलभूत क्या आपके अधिकार हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं, आपको पता होना ही चाहिए। एंड वो राइट वे में कैसे? क्योंकि अभी जस्ट हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में और एक्सेसिबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया एंड कैमरा एंड एवरीथिंग, सो वो गलत इम्पैक्ट भी दे रहे हैं। तो उसका एक कोई आप ऐसा टिप्स देना चाहिए कि किस तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड करें? एवरी सिंगल पर्सन जो भी इंडियन सिटीजन है उनको ये चीज़ इम्पैक्टफुल पता होना ही होना चाहिए। इसके लिए तो मुझे पूरे एजुकेशन सिस्टम को क्वेश्चन करना पड़ेगा, बट इट्स थ्रू सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता है, हमें समझना होगा, हमें ओनर्स लेना होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आते हैं। तो अगर हम सोशल मीडिया पे, मैंने आपको कहा ना कि जैसे जर्नलिज्म की कोर्स का अपना एक इम्पैक्ट है, क्योंकि वो आपको एक एथिक्स सिखाती है। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं, एंड आई अप्रिशिएट, बिकॉज उन जो माइक और कैमरा लेके जर्नलिस्ट बनते हैं, मैं इसलिए अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही रियल लाइफ इश्यूज़ को अपने गांव के, अपने शहर के, अपने कस्बों के उन इश्यूज़ को हाईलाइट किए हैं जो शायद सरकार तक या आम लोगों तक नहीं पहुंचता था। तो दैट वे दे आर वेरी क्रूशियल, बट सेंसिबिलिटी की बहुत कमी है। वो आपको ओनर्स लेना होगा, आपको समझना होगा कि अगर कोई एक्ट है तो उसके कुछ रिपरकशंस अगर हैं तो उसे हमें रिफ्रेन करना होगा। तो हमें उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। सेंसिटाइजेशन इज़ वेरी क्रूशियल। ओके, क्योंकि जैसा अभी जनरेशन हम देख रहे हैं कि हमारे जनरेशन में फंडामेंटल राइट्स सबको चाहिए बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसी को नहीं चाहिए। दैट सो व्हाट योर ओपिनियन ऑन दैट? ओके, सो अगेन मेरे व्यूज़ थोड़े कंट्रेरी रहते हैं। आप देखेंगे कि हमें पता होता है कि देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा या मोदी बनेगा, या इन दोनों के बीच में योगी या राघव चड्ढा को बना दें। बट एक छोटी सी चीज़ है, आप देखेंगे कचरे का प्रॉब्लम हर जगह है। दिल्ली में कचरे का पहाड़ है। क्या हम अपने घर से गीला और सूखा कचरा सेग्रीगेट कर पा रहे हैं? और मतलब बहुत सिंपल है कि ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, कलाम साहब की बहुत अच्छी किताब है द फैमिली एंड द नेशन, राइट। आप राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र, नेशनल, इंटरनेशनल, जियोपॉलिटिक्स में क्या होगा वो आपको पता है, घर कैसे चलेगा ये आपको आइडिया नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना होगा, ड्यूटी पे तो काम करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा। अभी हम बात कर रहे थे द अटॉर्नी के इम्पैक्ट के बारे में, तो आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो इस इनिशिएटिव से रिलेटेड हो, ऐसा कुछ आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ? ओके, जब कोई इंसान कहता है ना कि अब मुझे सिस्टम से डर नहीं लगता, तो हमें लगता है कि वी हैव अचीव्ड द गोल, राइट। क्योंकि सिस्टम जो बना है दैट इज देयर टू, इट इज देयर टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स।
एक आदमी, अगर आप देखेंगे कि पहले के ज़माने में अगर ऑपरेशन वाला सिस्टम हम देखें तो जमींदार होते थे, उनके लठेत हुआ करते थे, वो जाते थे किसी के भी लठ बजा के चले आते थे। एंड दैट इज़ द सेम सिनेरियो विथ आवर इंडियन पुलिस सिस्टम, अ पर्टिकुलर सिस्टम विच इज़ देयर टू इंश्योर कि हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, लाइक वी शुड एंजॉय आवर पीस, प्रिविलेज एंड राइट्स। वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है आम लोगों को। तो जब हम लोगों को यूनाइट करते हैं, एडुकेट करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, और जब लोग ये कहते हैं कि हमें अब सिस्टम से डर नहीं लगता, उनके लिए बेसिक जो डिग्निटी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे आर स्पीकिंग आउट ऑफ द एंगर, आई एम टेलिंग कि यू इंश्योर कि देयर, आई मीन फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, लाइफ मीन्स नॉट मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस बट अ डिग्निफाइड लाइफ। ये डिग्निटी आती है कि अब जो है मुझे सिस्टम से डर नहीं लगता। अगर मेरा कोई जो है फर्स्ट प्रेफरेंस वोट नहीं कमिट किया होता तो मैं रमन शर्मा साहब, वो खड़े हुए हैं बीसीडी में, मैं अब उनको वोट देना चाहता, बिकॉज उन्होंने क्या किया कि टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ इश्यूज इज वन थिंग, बट मैं उनको एक चीज़ में अप्रिशिएट करूंगा कि लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है उनकी इस कंडक्ट को, बट आई अप्रिशिएट इट बिकॉज ही इंश्योर्ड कि जो वकीलों की डिग्निटी है, जो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद, आज सबको हीरो बनना था तो सब पहुंच गए थे पुलिस स्टेशन में, जब कहा गया कि तुम्हें और तुम्हारे वकील को भी मारेंगे, तो इलेक्शन का माहौल था, सब पहुंच गए। लेकिन इलेक्शन के बावजूद जब इलेक्शन नहीं है तब इन वकीलों के लिए कौन खड़ा होता है? तो रमन शर्मा साहब का एक वीडियो मैंने बहुत पहले देखा था, मुझे नहीं पता था कि वो इलेक्शन में खड़े होंगे, और अनफॉर्चुनेटली मैं उनके लिए वोट नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव गिवन समबडी द कमिटमेंट, एल्स आई वुड हैव प्रीफर्ड, क्योंकि उन्होंने इंश्योर किया कि जो लॉयर्स हैं उनकी डिग्निटी जो है वो मेंटेन रहे, राइट, अमंग द पुलिस पर्सनल्स एंड अदर, सेम इट गोज विद द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो ये जो इम्पैक्ट है हमारा, दैट इज टू इंश्योर कि एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग, particularly in the premises we are operating, they should have a dignified life, as simple as that. So this is not only for the normal citizen, it is for ourselves as well. Right? Obviously, lawyers का संगठित होना भी बहुत ज़रूरी है। True. ठीक है, आप अगर किसी लॉयर्स के साथ टोल प्लाजा पे जो है लड़ाई हो जाती है या किसी वकील को गोली मार दी जाती है, वी आर देयर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल, बट एट द सेम टाइम हमें अपने राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना होगा। मैं बहुत सिंपली मानता हूँ, इफ़ यू कैन नॉट प्रोटेक्ट, इफ़ यू कैन नॉट रिप्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ विल यू रिप्रेजेंट वल्नरेबल एंड द मार्जिनलाइज्ड? जो आप खुद की मदद नहीं कर सकते हो, तो लोग जो आस लगा के आपके पास एक मदद की उम्मीद के साथ आते हैं, आप उनकी मदद कैसे करोगे? एज सिंपल एज दैट। ट्रू, क्योंकि ये एग्जाम्पल सेट करना है, क्योंकि आपने जैसा सबसे पहले मेंशन किया था कि जब कोई प्रॉब्लम आती है, लीगल प्रॉब्लम आती है, तो भगवान से पहले लोग वकील को याद करते हैं। तो ये इम्पैक्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब वकील अपनी हेल्प नहीं कर सकता तो मतलब ये चीज़ें वैसी है, भगवान से भरोसा उड़ जाने वाली बात। दैट्स वाई, राइट। और मतलब इसको एग्जाम्पल सेट करने या प्रेसिडेंट की तरह नहीं कहूँगा, बल्कि इसको डे टू डे कोर्ट्स में ऑपरेटिव बनाने का एक मुहिम है कि इट शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीबडी, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटसोएवर प्रोफेशन। क्या पुलिस वालों के साथ गलत नहीं होता है? क्या पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं कर दिया जाता है फ्रॉम बिकॉज ऑफ द प्रेशर, क्योंकि किसी नवाबजादे को उन्होंने उठा लिया, ड्रंक एंड ड्राइव में था, चलान काट दिया तो सस्पेंड हो गए? क्या उनके साथ गलत नहीं होता है? लाइक वी हैव टू इंश्योर कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, एज सिंपल एज दैट। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा काम बहुत सिंपल है कि whosoever is there, whosoever comes to us, we have to represent them, as simple as that. अभी आपने एक जो लाइन बोली उससे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि हमारा लॉ सिस्टम भी क्या सिर्फ प्रिविलेज्ड लोगों के लिए है? बिकॉज अभी आपने बोला किसी की नवाबजादे को उठा लिया, दिस इज जस्ट अ वर्ड कि उठा लिया एंड उसके लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन? आई एम नॉट आस्किंग यू द सी प्रोफेशनल एरिना में तो मुझे थोड़े फैब्रिकेटेड आंसर्स करने होंगे, बट अगर पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो आम लोगों के लिए बहुत ट्रबलसम है। आज भी हमारा जो लीगल सिस्टम है वो एक्सेसिबिलिटी से बहुत परे है। 80 साल होने को है हमारे आज़ादी को, करेक्ट। और जब आप देखते हैं लोगों को, लाइक आई वाज रसिंग टू 30 हज़ारी वन डे, मैं बिल्कुल फ्लाईओवर है आपका 30 हज़ारी में, जो फुट ओवर ब्रिज है, सॉरी, मैं रस कर रहा था एंड देयर वाज अ लेडी हु वाज बेयर फुट, मतलब उनके पास चप्पल नहीं था, ठंड का टाइम था। आई बिलीव सरोज इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही हैज़ अ चैम्बर इन 30 हज़ारी, तो मैं उनके पास ही रस कर रहा था, एक बेल मैटर था, ठीक है। तो शी वाज ब्लॉकिंग माई वे, आई थॉट कि क्योंकि दिल्ली में बेगरी का भी बहुत बड़ा इशू है, तो मुझे लगा कि कोई मांगने वाली है। और मैं जब आप प्रेशर में रहते हो कोर्ट आवर्स में शुरू में, तो ये चीज़ें थोड़ी फ्रस्ट्रेट करती है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी सारी चीज़ें होती है, बट थोड़ा आप कहते हो यार प्लीज़ डोंट ब्लॉक माई वे, आई एम रसिंग उस सिनेरियो। बट सी केम राइट इन फ्रंट ऑफ मी, और जब उन्होंने अपना सिचुएशन बताया, जो भी चीज़ें की, उनका जो भी केस था, जब उनको
मतलब इन माई अंडरस्टैंडिंग एंड इन हर अंडरस्टैंडिंग, जो जस्टिस, क्योंकि जस्टिस इज एब्स्ट्रैक्ट, लॉ इज़ द फैक्ट। तो जब उनको जस्टिस मिला, मुझे कुछ 1500 या 2000 रुपये खर्च हुए थे, क्लरिकल चार्जेस, फाइलिंग एक्सेट्रा। उन्होंने अपने आंचल से 370 रुपये मुझे दिए थे। हमारी एक कलीग है, उनको ही हमने वो दे दिया था। तो कई बार आपको प्रो बोनो चीज़ें करनी होती है लोगों के लिए, तो इम्पैक्ट तो होगा, मतलब लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो प्रिविलेज जो है ऑपरेट करता है, नो डाउट प्रिविलेज ऑपरेट करता है, वो आपको लॉ को एक्सेसिबल बना देता है। और कोशिशें बहुत सारी जारी हैं, बट एक सॉलिड इम्पैक्ट दिखना बचा है। वो सॉलिड इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, जहाँ पे आम लोग वो भरोसे की बात करते हैं ना, जिनको पूरे लॉ सिस्टम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके, तो एक जरूरत है। सो इन जनरल लाइफ वी सी कि एक प्रिविलेज्ड अक्यूज्ड है, राइट, और अंडर प्रिविलेज जो है वो विक्टिम है। तो इनके जब सिचुएशन होती है किसी भी तरीके की, तो हमेशा जो अंडर प्रिविलेज्ड होता है वो बिल्कुल होपलेस हो जाता है कि इट विल नॉट इन फेवर ऑफ माई। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं पर्सनल ओपिनियन जानना चाहती हूँ, मैं कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहती इस पर। देखिए, ये जो डिस्पैरिटी है, दैट डेफिनेटली एग्जिस्ट। मतलब कई बार ऐसा होता है कि वही एक्सेसिबिलिटी की इशू हो जाती है, बिकॉज जो है आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, लोगों को एफआईआर, मतलब आप सोचो कि पुलिस वकील के पास आप तब जाते हैं जब कोर्ट में केस पहुंचती है। एफआईआर के लिए आप आज भी जो है बिना वकील के पहुंच जाते हैं। एफआईआर की कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो मिस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके आगे के प्रोसीजर को भी वो इफ़ेक्ट करता है। तो आम आदमी की समझ से ये बहुत परे है जो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है। और ये जो डिस्पैरिटी है ये बहुत ही प्रोमिनेंटली एग्जिस्ट करता है, नो डाउट। बट अगेन, अगर आप यूनिफाइड हैं, अगर आपके पास क्लस्टर है, अगर आपके पास जो है एनजीओज़ हैं, आपके पास मीडिया कनेक्शंस हैं, अगर आप सोचो कि आपके सरपंच के साथ पूरा गांव खड़ा है, लेट्स से अगर किसी सुदूर गांव की ही हम एग्जांपल ले लें, वहाँ पे आप क्लस्टर में हैं और गांव के बाहर कुछ हो गया, क्योंकि गांव के अंदर रहेगा तो फिर से वही डायनामिक्स ऑपरेट करेगा, गांव के बाहर कुछ हुआ और आपके पास एक टीम है, एक संगठित लोग हैं जो इस चीज़ों को आपके साथ आगे लेके जा सके, तो यू कैन फाइट एनीबॉडी। अगर आपको बिश्नोई समाज और एक प्रोमिनेंट एक्टर ऑफ दिस कंट्री, अगर उनके स्ट्रगल के बारे में देखें तो आपको पता है कि ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कौन थे। आपको देखना होगा कि मतलब यूनिटी आपका ये कर सकता है ना कि सरकार भी अपने बिल्स वापस ले लेती है। तो यूनिटी इज समथिंग। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, फॉर द लिस्ट आप संगठित तो हो सकते हैं। अगर आप संगठित रहेंगे तो ऐसे किसी भी ताकत से आप लड़ सकते हैं। बट यही तो रियल प्रॉब्लम है कि जैसे लीगल, पुलिस, इनका नाम सुनते हैं तो सब लोग फियर का एक वर्ड उनके या फीलिंग या इमोशन जनरेट हो जाती है। इसकी वजह से जो खुद के आपके रिलेटिव्स हैं वो भी आपको सपोर्ट नहीं करते इस सिचुएशन में, लाइक एंड ये रियल टाइम एग्जांपल पे है। So talking about the fear of the system, let me tell you the system, how the demography, how it operates, to be precise. And we as a law student or a student of law, we all read कि we should not be discriminating based on caste, color, creed, sex, region and religion. But somehow subconscious mind में या day to day activity में कहीं ना कहीं, अरे बिहारी है क्या, लड़की है तो किचन में काम करेगी, तुम लोग 9 बजे के बाद बाहर आके क्या करोगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं हम हंस के उसको टाल भी देते हैं। तो ये चीज़ें हम सीखते हैं। और डर, मैं आऊँगा कि डर पे किस तरीके से ये ऑपरेट करता है। और एक चीज़ जो बहुत अनफॉर्चुनेट मुझे लगता है कि लेट्स से सोशल मीडिया पे आप जाएंगे, आप देखेंगे कि 2 मास मैसेकर हुए हैं बिहार में। एक में सो कॉल्ड अपर कास्ट को मारा गया है और एक में जो है दलित फैमिली को, 56 और 57 दलित परिवार से आने वाले लोगों को मार दिया गया था। और इसको के बारे में आप अगर बात करती भी हैं तो पीपल विल से इट, गिव इट अ कलर ऑफ अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट। एवरी सिंगल ह्यूमन लाइफ, स्टेट इज द कस्टोडियन ऑफ द सेम। एवरीवन, बी इट द अपर कास्ट, ओबीसी, लोअर कास्ट। एक तो ये टर्म जो है अपर कास्ट, लोअर कास्ट, आपको दिमाग में ही पहले से दे देता है ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, इकोनॉमिकली और सोशली एडवांस्ड क्लास या फिर बैकवर्ड क्लास। सो इसको जो है उनके हिस्टोरिकल इनजस्टिस पे सेंसिटाइज करना, ये सारी चीज़ें। और जो ये पुलिस सिस्टम है ये हमारे मतलब प्रोटेक्शन के लिए बना है, वो सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। उस सिस्टम पे जो काम करना है उसके लिए हमें, जब तक हम इस क्लस्टर से बाहर नहीं आएंगे, जात पात धर्म पंथ के क्लस्टर से बाहर नहीं होंगे, यूनिफाइड नहीं होंगे,
चाहे अब्दुल का घर गिरे, चाहे मोहन का घर गिरे, खरा सबको होना पड़ेगा कि भैया गलत है तो गलत है। और जब तक लोग क्लस्टर से बाहर नहीं निकलेंगे, ये डर एग्जिस्ट करेगा। कोई कानून, इतने सारे कानून हैं देश में। 2012-13 में निर्भया रेप इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद कानून बदले गए, क्या उससे कंट्रोल हो गया? आपका आरजीकर हॉस्पिटल इंसिडेंट 2025 में होता है, और आप अगर 1980 के 90 के दशक में चले जाओ तो अरुणा सानबॉग का केस है, वो भी तो हॉस्पिटल में ड्यूटी में थी, उसको हम लोग पैसिव यूथनेशिया का केस बना देते हैं। हम जब तक इन चीज़ों से बाहर निकल के रियल इश्यूज़ को, रियल मुद्दे को पे सरकार को जब तक सवाल करना नहीं शुरू करेंगे तो हम लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे। तो सेंसिटाइजेशन एंड यूनिटी इज द ओनली वे आउट इन माय अंडरस्टैंडिंग टू फाइट दीज थिंग्स। सो ये डिपेंड करता है हमारी अपब्रिंगिंग पे भी, जिस तरीके से हम सदियों से उसी तरीके के कॉन्सेप्ट को फॉरवर्ड करते आ रहे कंडीशनिंग हैं। टू बी प्रिसाइज, जो कंडीशनिंग कर दिया जाता है कि पुलिस वाले हैं तो वो वर्दी, पहले अंग्रेज वर्दी में आते थे, अब हमारे पुलिस वाले वर्दी में आते हैं। या फिर जो लॉ का सिस्टम है, कहाँ पे कागज़ दाखिल करें, एफिडेविट कहाँ बनवाएगी, कहाँ कराएं, तो वो जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा जो है चेंज करने की ज़रूरत है। हो भी रही है, नो डाउट। अगर आप देखेंगे तो आईपीसी जो कॉलोनियल माइंड्स के सेट के साथ बना था बिटवीन द स्टेट एंड द सब्जेक्ट, उसको कहीं ना कहीं विक्टिम सेंट्रिक बनाया गया है। स्पीडी ट्रायल, जीरो एफआईआर, बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशंस हो रहे हैं, ऑनलाइन मतलब वर्चुअल अपीयरेंसेस, मतलब दे आर मेकिंग लॉ रियली एक्सेसिबल, द कोर्ट रियली एक्सेसिबल। आई एम हैप्पी दैट दिस थिंग्स आर हैपनिंग। मतलब जब मैंने लॉ के बारे में सोचा था या क्लैट के बारे में सोचा था, तब जो चीज़ें थी और आज के टाइम पे जब मैं प्रैक्टिस में जो चीज़ें देखता हूँ तो चीज़ें हो रही है, बट इसकी पेस जो है, जो इसकी रफ्तार है, वो बहुत धीमी है। उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो वी आर वर्किंग बट वी आर वेरी स्लो इन अ वे, यस। सो एक लॉ स्टूडेंट जो अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आता है, तो उसके लिए आप क्या एक एडवाइस देना चाहोगे? अंडर प्रिविलेज्ड एज इन द फर्स्ट जनरेशन लॉयर, और ये जो बच्चे लास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आ रहे हैं, सी ये जो प्रोफेशन है इकोनॉमिकली थोड़ा प्रिविलेज का डिमांड जरूर करता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर इस प्रोफेशन में इफ़ यू आर डिसिप्लिन तो इट कैन आउट रन द प्रिविलेज। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं, तो कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू डिफीट द इनसिक्योरिटी फॉर श्योर, एंड स्किल विल डिफीट ऑल द डाउट्स। तो नर्चर द स्किल्स, राइट, वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। इफ़ यू आर कमिटेड टू लर्निंग, देयर इज स्पेस फॉर यू इन द लॉ। एंड आज भी अगर आप देखेंगे तो 80% जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन या फिर अनप्रिविलेज क्लास से बच्चे हैं। तो अभी हमने बहुत डिटेल में सारी प्रॉब्लम, सोल्यूशन सबको समझा। अभी हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिससे हम क्विकली अपने लॉ सिस्टम को और इसके बारे में, इसके इम्पैक्ट को समझेंगे। सो वी विल डू वेरी क्विक। आपको सिर्फ 2 सेकंड का टाइम मिलेगा किसी भी जवाब को देने के लिए। सोचने का समय नहीं मिलेगा। सोचने का कोई समय नहीं मिलेगा, ठीक है? सो एक वर्ड में अगर आप लॉ को डिस्क्राइब करना चाहें। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जस्टिस एंड सक्सेस। एक्सेस टू जस्टिस फॉर द अनप्रिविलेज सेक्शन। एक चीज चूज करना है। सी ये ऑपरेट नहीं कर सकता इस तरीके से, आपको एक्सेस या जस्टिस, क्योंकि सक्सेस या जस्टिस? जस्टिस। कोर्ट रूम या क्लासरूम? कोर्ट रूम। क्वेश्चनिंग, स्किल या ड्यूटी? ड्यूटी। एक लीगल मिथ जो आप तोड़ना चाहोगे। लॉ सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए होता है। सोसाइटी को सबसे ज्यादा ड्राइव क्या करता है, फियर या अवेयरनेस? अवेयरनेस। दिस इज फॉर योर पर्सनल चॉइस। जज बनना या सोशल रिफॉर्मर बनना? सोशल रिफॉर्मर एनी डे। लॉ स्टूडेंट की सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट? डिसिप्लिन। मूड कोर्ट या रियल कोर्ट? रियल कोर्ट। इंटर्नशिप अनपेड या पेड? पेड। और अगर अनपेड मिले तो छोड़ देनी चाहिए? नहीं, छोड़नी नहीं चाहिए, आपको करनी चाहिए। ये कॉन्ट्रडिक्ट है। ब्लैक कोड का सबसे बड़ा सिंबोलिज्म क्या है? इक्वालिटी बिफोर ईगो। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पावरफुल पार्ट? प्रीएम्बल। सीवी में सबसे ज्यादा वेट कौन देता है, ग्रेड्स और एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस। एक स्किल जो हर लॉ स्टूडेंट को आनी ही आनी चाहिए? ड्राफ्टिंग। आपका फेवरेट फंडामेंटल राइट्स? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आप लॉयर नहीं होते तो क्या होते? इतना टाइम नहीं मिलेगा। टिक टिक। सोशल वर्कर। ओके। एक मूवी या सीरीज जो हर लॉ स्टूडेंट को देखनी ही देखनी चाहिए? ओके, ये इसके लिए मैं टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। कई सारे टीवी सीरीज़ हैं, बहुत सारे, जैसे मैं लॉ स्कूल में जाने से पहले मैंने सूट्स देखे थे, बट सिर्फ एक बंदा काफ़ी है मुझे, मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर मैं इसलिए सजेस्ट करूँगा
क्योंकि आप देखोगे कि उस बंदे, मतलब उस सीन में एक पर्टिकुलर सीन जो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करता है, जिसमें जो अक्यूज्ड हैं वो पैसा देने के लिए जाते हैं लॉयर्स को, और उन्हें वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ इतने पैसे की ज़रूरत है क्या। उन्हें कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो रिटर्न कर देता है। तो एथिकल प्रैक्टिस और जो रियल कोर्ट है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रैक्टिस को इग्नोर कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो दैट वे आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि माई सीनियर ही हैज़ हेल्प मी अ लॉट, कि अपार्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस उन्होंने इंश्योर किया कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेगुलरली अपेयर होता रहूँ। सोशल मीडिया लॉयर्स के लिए ब्लेसिंग या ऑब्स्टिकल? ऑब्सेशन ऑफ सोशल मीडिया ऑब्स्टिकल, इट्स अ ब्लेसिंग। एक लॉयर के लिए बिगेस्ट चैलेंज इन एनी वे? इनिशियल डेज में इट्स द फाइनेंसेस। फाइनेंसेस, राइट। सो एक एडवाइस जो आप फर्स्ट ईयर लॉ प्रैक्टिस वालों को देना चाहें? बी डिसिप्लिन, बी कंसिस्टेंट। एक एडवाइस, ओके, सॉरी, हैव अ गुड सीनियर। ओके, सो अभी हम आपको 30 सेकेंड देंगे। आपको एक स्टूडेंट को मोटिवेट करना है, 30 सेकेंड आपको सिर्फ मिल रहे किसी भी स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, तो आप क्या कहेंगे उनसे? सो इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर लॉ डिग्री और लॉ कोर्स, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनको अपने बौद्धिक और तार्किक क्षमता का विकास करने का मौका मिला है। जो कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स है, कोर्स ऑफ टाइम है, इनमें बहुत बड़ा योगदान होता है लॉयर्स का। और आपका रोल जो होता है एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन, एज अ लॉयर बहुत ही क्रूशियल हो जाता है, ठीक है। इसको अपने जो है लर्निंग पे ध्यान दें, अपने स्किल सेट्स पे ध्यान दें, और आप जो है मतलब इतना कॉन्फिडेंस लेके ज़रूर निकलें कि फॉर द लिस्ट अगर मैं किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी गया तो विद इन अ ईयर और 2 आई विल बी वन ऑफ द बेस्ट लॉयर इन दैट कोर्ट। और सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, जो मूवी मैंने बताई थी, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है, कि इन 5 सालों में या 3 सालों में आप लॉ पे इतना कमांड कर ले, अपने इंटर्नशिप पे इतना ध्यान दे दें कि आपका स्किल सेट, आपका नॉलेज इतना बेहतरीन हो कि आप कहीं पे भी जाएं, यू परफॉर्म वेल। दैट्स ऑल, थैंक यू। सो अभी आपने एक मूवी मेंशन की, एक बंदा काफ़ी है। सो इससे रिलेटेड एक और सीरीज बनी हुई है, मामला लीगल है करके, जिसमें कि बहुत फनी वे में और बहुत ही रियल प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है। तो क्या आपका उस पर क्या ओपिनियन है? क्या वो फैक्ट है या फिर वो बस इंटरटेनमेंट के लिए उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया है? फैक्ट्स को काफ़ी हद तक जो है एंटरटेनमेंट पर्पज से दिखाया है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रियल इंसाइट हैं। लेट्स से दैट अ यंग एडवोकेट हु कम्स एंड सेज कि अम्बेडकर ने किसको ज्वाइन किया था। तो इट्स नॉट अबाउट अम्बेडकर। आई मीन, अगर आप रियल टाइम प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो एक सीनियर का रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है। आप उसको आउटलॉ नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा जो है, जो लीगल एड पे चीज़ें हुई थी, तो बहुत ही फैक्चुअल है कि अगर आप, मतलब आपने अगर वो सीन देखा हो कि अगर मुझे लीगल एड बनना है तो चाय पिया करो, ठीक है, जो स्टेटमेंट था उस पर अगर आप देखेंगे तो विच इज़ अ फैक्ट। क्योंकि लीगल एड के लिए सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, वो इमोशनल कनेक्ट की ज़रूरत है, वो सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं मिसिंग है लॉ स्टूडेंट्स में, और होगा भी। बिकॉज अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की ही बात करें तो ऑन एन एवरेज आप 3 लाख रुपए सालाना देते हैं, 5 साल में 15 लाख रुपए आप देते हैं। और जिस तरह से हमारे यहाँ स्कॉलरशिप्स के सिचुएशन है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल गो फॉर एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन लेने के बाद एवरीबडी इज़ आफ्टर द जॉब। तो वो लीगल एड, जस्टिस, इस पर कितना ध्यान दे पाएगा? तो दैट इज द सिनेरियो। आपको सिस्टम में कोई एक चीज़ चेंज करनी हो तो आप क्या चेंज करेंगे? डिले। सो ये अब इन सारे सवालों से थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, ये मेरी पर्सनल क्वेश्चन, ये किसी भी प्रोफेसर को जो लॉ कॉलेज में पढ़ाते हैं उनको सबसे बेसिक जो चीज़ है वो क्या ध्यान देनी चाहिए? हर बच्चे का एक स्किल सेट है। कुछ बच्चे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, कुछ अच्छा लिख पाएंगे, कुछ अच्छा समझ पाएंगे। सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग है। इस चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनके हर बच्चों पे उनको ध्यान देना चाहिए कि उनके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, ये बच्चे बहुत ही रॉ मटेरियल की तरह आपके पास आए हैं, आपके पास कैपेसिटी होता है इनको कार्य करने का। तो हर बच्चा, हो सकता है कुछ नटखट हो, बदमाश हो, आपको क्लास में परेशान भी करता हो, बट यू शुड नॉट ओवरलुक दैट, ठीक है। तारे ज़मीन पे हम देख तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो उनके पोटेंशियल को उनको नर्चर करना चाहिए। सो दिस इज अ प्रोफेसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो आई वॉन्ट टू नो द रोल ऑफ नीरज शेखर जो AOR है सुप्रीम कोर्ट में, उनका क्या इम्पैक्ट है आपके पूरे करियर और लाइफ में? ओके,
तो अगर एक लाइन में कहना चाहूँ तो मतलब एक सेंटेंस में अगर कहना चाहूँ तो अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इस प्रोफेशन में भी नहीं होता। बिकॉज एकेडमिक बैकग्राउंड, सोशल वर्क के बैकग्राउंड के साथ लिटिगेशन में स्विच करना, मुझे बहुत तरह के सवाल मेरे मन में थे पे को लेके। दिल्ली में मतलब आई डेंट हैव माई ओन हाउस, तो दिल्ली में रहने से लेके, पे से लेके, करियर से लेके सारी चीज़ों, तो जिस तरीके से उन्होंने मुझे डे टू डे गाइड किया, मतलब राइट फ्रॉम, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे घर दे दिया, जो दिल्ली का सबसे बड़ा टेंशन रहता है, ठीक है। तो उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने मुझे फाइनेंसेस में मदद की, या फिर जिस तरीके से उन्होंने इंश्योर किया कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेगुलर अपीयर हूँ, हाई कोर्ट के मैटर्स टेकअप करूँ। इनफैक्ट एट टाइम्स व्हाट ही डिड वाज कि उनके मैटर्स थे लेट्स से बैंगलोर में या हैदराबाद में, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एनीबडी एल्स और गोइंग हिम बाय हिमसेल्फ, ही चोज मी, ही सेंड मी देयर टू रिप्रेजेंट। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है बहुत कम ऑफिसेज में मिलता है, और अगर आपको ऐसा सीनियर मिल रहा है तो फिर यू विल बिकम अनस्टॉपेबल इन लॉ। तो सो आप अपने आप को लकी मानते हो, या फिर ये एक कोइंसिडेंस है कि आपको इस तरीके से, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि हर किसी को एक, क्योंकि आपने हर बार मेंशन किया है कि एक बेटर सीनियर या जो आपके प्रोफेसर मिल रहे हैं उनसे आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से ही आप इस स्टेटमेंट को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, राइट? देखिए, लक में तो मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपका सवाल लक पे है तो मैं कहूँगा कोइंसिडेंटली लकी था मैं। ओके। तो इन दैट वे, सो क्योंकि इनका मिलना बहुत क्रूशियल फैक्टर रहा। मैंने कहा ना कि अगर ये नहीं होते तो शायद मैं इस प्रोफेशन में नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको इंडिपेंडेंस चाहिए होता है, आपके खुद के मैटर्स आप टेकअप कर पाएँ, उन पे समय दे पाएँ। Thank you so much, sir, for your insightful information about the law, about the system, about the legal system and everything. ओके, थैंक्स टू यू एज वेल फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। और बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में थी, और आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को, फॉर द लीस्ट बच्चों से ये अनुरोध रहेगा कि आप सोचना शुरू करें, सवाल करना शुरू करें, ठीक है। तो थैंक्स टू यू एंड योर एंटायर टीम कि मुझे ये मौका मिला, ये प्लेटफॉर्म मिला। अगर आपको ये एपिसोड मीनिंगफुल लगा तो आप इसे शेयर करें स्टूडेंट के साथ, लॉ स्टूडेंट के साथ एंड एवरी सिटीजन के साथ जिनको कि लीगल सिस्टम के बारे में पता होना ही चाहिए। टिल देन, स्टे अवेयर, स्टे क्यूरियस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप क्वेश्चनिंग।